चंद्र अपने प्यार सुधा को लेकर पहाड़ों के बीच एक सुंदर कैफे खोलने का सपना देखता था। लेकिन रास्ते में ही सुधा उसे अकेला छोड़कर चली जाती है। चंद्र का वो कैफे का सपना पूरा तो हो जाता है, लेकिन उसके साथ सुधा नहीं है, बल्कि उसकी जगह प्रीति नाम की एक प्यारी लड़की है, जो उसे बेहद प्यार करती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन प्रीति के मन में हमेशा चंद्र को खोने का एक अनजाना डर बना रहता था। और एक दिन वो डर सच हो जाता है। चंद्र के सामने अचानक उसका अति यानी सुधा आकर खड़ी हो जाती है। अब चंद्र क्या करेगा? क्या वो प्रीति का दिल तोड़कर अपने पुराने प्यार के पास लौट जाएगा, या फिर प्रीति के साथ ही बाकी की जिंदगी बिता देगा? ये सब हम आज की कहानी मुसाफिर्स कैफे में जानेंगे। तो चलिए बिना देर किए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत मैसूर से होती है। प्रीति नाम की एक लड़की हमें अपनी कहानी सुनाने लगती है। वही हमें मुसाफिर्स कैफे के बारे में बताती है। वो कहती है, मुसाफिर्स कैफे कई लोगों के लिए बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ये मेरा घर है, मेरा और चंद्र का घर। खैर, ये सब बातें बताते बताते वो अपने मुसाफिर्स कैफे की तरफ आगे बढ़ने लगती है। इससे पता चलता है कि वो लड़की काफी पॉजिटिव सोच वाली है। जब वो कैफे पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ काफी भीड़ है और सभी लोग गानों की महफिल में व्यस्त है। तब प्रीति हमसे कहती है, हर मुसाफिर का असली सफर तब शुरू होता है जब उसे अपने जीवन का साथी मिल जाता है। कभी वो साथी हमेशा के लिए रह जाता है, तो कभी वो जिंदगी बदलकर चला जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब मेरी मुलाकात चंद्र से हुई थी, और चंद्र के साथ तब हुआ था जब उसकी मुलाकात सुधा से हुई थी। यहाँ से दृश्य अतीत में चला जाता है। दिखाया जाता है कि उस दिन चंद्र एक बहुत ही सुंदर रेस्तरा में आता है। वो यहाँ एक मैट्रिमोनी साइट के जरिए सुधा से मिलने आया है, लेकिन उसके पहुँचने के बावजूद अभी तक सुधा नहीं आई थी। वो वेटर से कॉफ़ी बनाने का सारा सामान लाने को कहता है, क्योंकि वो खुद कॉफ़ी बनाकर पीना चाहता है। वेटर पहले थोड़ा झिझकता है, लेकिन पैसे देने की बात कहने पर वो मान जाता है। तभी चंद्र का ध्यान एक लड़की पर जाता है जो एक लड़के के साथ काफी जोर जोर से बहस कर रही होती है। बाद में फोन करने पर उसे पता चलता है कि वही सुधा है। असल में वो अभी अभी एक दूसरे लड़के से मिलकर उसे रिजेक्ट करके आई है, और अब चंद्र से बात करने लगती है। वो चंद्र को बताती है कि वो एक तलाक की वकील है, लेकिन उसका परिवार इस बात को छुपाना चाहता है, क्योंकि कई लड़के ये सुनकर भाग जाते हैं। इसके बाद चंद्र बताता है कि वो पहले इंजीनियर था, लेकिन अब एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहा है। वो अमेरिका छोड़कर आया है क्योंकि उसे यहीं रहना पसंद है। खैर, इसी तरह उनकी बातचीत चलती रहती है। उस समय चंद्र खुद ही अपने लिए कॉफ़ी बना रहा होता है। वो बताता है कि वो अपनी कॉफ़ी को लेकर बहुत पर्टिकुलर है, लेकिन सुधा बताती है कि उसे चाय पसंद है और वो यहाँ अक्सर आती है। सुधा बातों बातों में ये भी बताती है कि उसका असल में शादी करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन परिवार और माँ के दबाव में आकर उसे बार बार लड़के देखने आना पड़ता है। सुधा के बात करने का अंदाज चंद्र को बहुत पसंद आता है। इसके बाद सुधा उससे पूछती है, मुझसे मिलने के बाद कहाँ जाने का प्लान था? चंद्र बताता है, बस थिएटर जाकर एक नाटक देखने का प्लान था। सुधा कहती है, अंधेरे में जाकर दूसरों की कहानी देखने से क्या फायदा? इस भोपाल शहर में करने के लिए कितना कुछ है। नदी के किनारे टहलना, नदी किनारे बैठकर लेमन सोडा पीना, और न जाने क्या क्या। भोपाल को दिल से महसूस करने की कोशिश करो। ये सब सुनकर चंद्र को भी काफी दिलचस्प लगता है। इसलिए वो उठकर बिल चुकाता है और सुधा को साथ लेकर इन सब का अनुभव करने के लिए निकल पड़ता है। वे दोनों बहुत अच्छा समय बिताते हैं, और उसी दौरान बातों बातों में सुधा को चंद्र की खाना बनाने में रुचि के बारे में पता चलता है। इसलिए वो उससे कहती है, कभी ऐसा हो तो अपना एक कैफे ही खोल लो। सुधा की ये बात उसके दिल पर लग जाती है, और वो इसी के बारे में सोचने लगता है। इसके बाद वे लेमन सोडा पीने जाते हैं, लेकिन लेमन सोडा पीते ही सुधा के दूसरे लड़के से मिलने का समय हो जाता है। इसलिए वो वहां से भागने लगती है। हालांकि जाने से पहले वो चंद्र से कह जाती है कि आप प्लीज इस शादी के लिए मना कर दीजिएगा। चंद्र तब हैरानी से पूछता है, मैं क्यों? सुधा तब कहती है, अगर लड़के मना करे तो थोड़ा ठीक रहता है, लेकिन अगर लड़कियां मना करे तो लड़कों की माओं को ये पसंद नहीं आता। सुधा की इन बातों पर चंद्र को बहुत हंसी आती है। दृश्य फिर से वर्तमान में लौट आता है। हम फिर से मुसाफिर्स कैफे देखते हैं। इस कैफे में जो भी आता है, जाते जाते एक नोट लिखकर और कुछ यादें साथ लेकर जाता है। वैसा ही एक लड़का भी यहाँ नोट लिख रहा था, और जाते समय प्रीति उसे बहुत अच्छे से विदा करती है। फिर प्रीति अपने काम में लग जाती है। तभी वहाँ एन लड़का आता है। वो उसे एक तोहफा देकर जाता है। इस लड़के का नाम राहिल है।
साफ पता चलता है कि प्रीति उसे पहले से जानती है और राहिल शायद उसे पसंद करता है। इस लड़के का क्या चक्कर है, ये शायद हमें आगे चलकर ही पता चलेगा। तभी चंद्र दूर से प्रीति को देखकर उसके पास आता है। प्रीति तब कहती है, कस्टमर छोड़कर मेरे पास आ गए। कस्टमर क्या सोचेंगे कि तुम उन्हें छोड़कर मुझ पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो। चंद्र तब कहता है, इस कैफे की सब कुछ तो तुम ही हो। ये कहकर वो उसे गले लगा लेता है। इससे पता चलता है कि उनके बीच बहुत प्यारा रिश्ता है। इसके बाद फुर्सत के पल में प्रीति उस लड़के का दिया हुआ तोहफा खोलती है और देखती है कि उसने उसे एक आईना गिफ्ट किया है और साथ में एक पर्ची पर लिखा है, मैं काफी दिनों से एक ऐसी लड़की को देख रहा हूँ जो सिर्फ खुद को भूलकर सबकी परवाह करती है, इसलिए ये आईना उस लड़की के लिए है ताकि वो कुछ देर के लिए ही सही खुद को देख सके। ये सब देखकर प्रीति समझ नहीं पाती कि वो क्या कहे। यहाँ से दृश्य फिर से अतीत में चला जाता है। दिखाया जाता है कि चंद्र किसी दूसरी लड़की से मिलने आया है। बातों बातों में चंद्र बताता है कि वो अमेरिका में था लेकिन वहां से वापस आ गया है। ये बात सुनते ही सामने बैठी लड़की बहुत उत्साहित हो जाती है और कहने लगती है, क्या आपकी शादी के बाद आप मुझे अमेरिका ले चलेंगे। और भी ऐसी ही ऊट-पटांग बातें करने लगती है। ठीक उसी समय सुधा आकर उसे बचा लेती है। वो उस लड़की के सामने नाटक करते हुए कहती है, इस लड़के का चरित्र ठीक नहीं है, इसने मुझे पहले ही 2 बार प्रेग्नेंट कर दिया है। इस लड़के से दूर रहना ही आपके लिए अच्छा होगा। ये सब सुनकर वो लड़की भी वहां से चली जाती है। सुधा की इन हरकतों से चंद्र काफी प्रभावित होता है। सुधा तब कहती है, क्या बचा लिया ना? वैसे भी तुम इस लड़की को रिजेक्ट ही करने वाले थे। खैर, इसके बाद वे एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तभी कोई दूसरा लड़का सुधा को बुलाने लगता है। सुधा इस लड़के से मिलने आई थी, लेकिन जाने से पहले सुधा चंद्र से कहती है कि किसी तरह ये रिश्ता तोड़ना होगा। तुम उस लड़के के पास जाकर कहना कि तुम मेरे बच्चे के पिता बनने वाले हो, समझे? चंद्र भी इसके लिए मान जाता है। इसके बाद सुधा उससे पूछती है कि क्या कल थिएटर चलोगे? दरअसल उस दिन तो चंद्र थिएटर जाना चाहता था, लेकिन सुधा ने उसे पूरा भोपाल घुमा दिया था, इसलिए अब वो चंद्र की पसंद के काम करना चाहती है। चंद्र भी मना नहीं कर पाता। अगले दिन वो जल्दी जाकर थिएटर के बाहर इंतजार करने लगता है। तभी सुधा साड़ी पहनकर बहुत सुंदर रूप में वहां पहुंचती है। उसे देखकर चंद्र पूरी तरह से उस पर फिदा हो जाता है। फिर दोनों साथ में कुछ बेहतरीन पल बिताते हैं। बातों बातों में सुधा उसे बताती है कि उसका सपना है कि वो दिल्ली जाएगी और वहां अपना खुद का लॉ फर्म खोलेगी। वो बताती है कि उसके पिता उन्हें बहुत पहले छोड़कर चले गए थे। तब से उसकी माँ ने उसे अकेले पाल पोस कर बड़ा किया है और अपने सारे अरमान कुर्बान कर दिए हैं। इसलिए वो चाहती है कि वो खुद कुछ बड़ा करके अपनी माँ के सारे सपने पूरे करे, उनकी देखभाल करे। समाज सोचता है कि लड़कियां ये सब नहीं कर सकती, ये शायद लड़कों की जिम्मेदारी है, लेकिन लड़कियां भी कर सकती हैं, ये मैं साबित करके दिखाना चाहती हूँ। और इन्हीं वजहों से मैं शादी भी नहीं करना चाहती, क्योंकि शादी करने से जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और जिम्मेदारियों के बोझ तले मैं अपने सपने पूरे नहीं कर पाऊंगी, अपनी माँ का ख्याल नहीं रख पाऊंगी। ये सब चंद्र बहुत ध्यान से सुनता है, लेकिन इसके बाद सुधा चंद्र से कहती है, मुझे लगता है कि अब हमें मिलना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे मिलते रहे तो तुम मुझसे प्यार करने लगोगे और मैं भी तुमसे प्यार करने लगूंगी, जो मैं नहीं चाहती, क्योंकि मैं शादी नहीं करना चाहती और मैं इस शहर में भी नहीं रहना चाहती। चंद्र कहता है, ठीक है, मुझे भी ये मंजूर है। बात उतनी दूर तक जाएगी ही नहीं, सब जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं, आगे जो होगा देखा जाएगा। वहाँ एक पल के लिए वे दोनों एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी सुधा वहाँ से चली जाती है। दिखाया जाता है कि एक रात चंद्र सो रहा होता है, तभी उसके पास सुधा का फोन आता है और वो उसे आधी रात को बाहर आने के लिए कहती है। चंद्र बहुत हैरान होता है कि रात के वक्त वो बाहर कैसे जाए। उसे ये सब काफी रोमांचक लग रहा था, इसलिए वो बिना देर किए जल्दी से उठ जाता है और एक के बाद एक कपड़े बदलने लगता है कि कौन सा पहनने पर सबसे अच्छा लगेगा। आखिरकार वो अच्छे से तैयार होकर और परफ्यूम लगाकर घर से निकल पड़ता है और फिर एक ऑटो पकड़कर जल्दी से सुधा द्वारा बताए गए पते पर पहुंच जाता है। देखा जाता है कि सुधा अपने बैग बगीचे के साथ बाहर बैठी है। दरअसल उसकी अपनी रूममेट गार्गी से लड़ाई हो गई थी, जो उसकी पक्की सहेली भी थी, इसलिए वो गुस्से में घर छोड़कर आ चुकी थी। ऑटो में बैठते ही वो ड्राइवर से कहती है, इस शख्स को जहां से लाए थे वही वापस ले चलिए, यानी वो चंद्र के घर जाना चाहती है। ये सुनकर चंद्र को बहुत अच्छा लगता है और वे दोनों चंद्र के घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। कौन जाने अब चंद्र की जिंदगी में और क्या क्या होने वाला है।
इसके बाद चंद्र छुपकर सुधा को अपने घर ले आता है। वो यहाँ अकेला रहता था, इसलिए आसपास के लोग कुछ और सोच सकते थे और बातें बन सकती थी। इसलिए वो बहुत सावधानी से सुधा को अंदर ले जाता है। सुधा यहाँ आकर सब कुछ हैरानी से देखती है और चंद्र से कहती है, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतने दिलचस्प हो और तुम्हारा घर इतना सुंदर होगा। मुझे लगा था कि कुछ बोरिंग सा होगा। फिर वो कहती है, मैं सोच रही हूँ कि अगर रहने की जगह न मिली तो यहीं रुक जाऊं। ये सुनकर चंद्र घबरा जाता है। तब सुधा हंसकर कहती है, अरे मैं मजाक कर रही थी। यहाँ से दृश्य फिर से वर्तमान में आ जाता है। प्रीति और चंद्र साथ में ही थे। हमें पता चलता है कि प्रीति ब्लॉग लिखती है, ये उसका एक शौक है। जब चंद्र ये देख लेता है तो प्रीति जल्दी से उसे छुपाने की कोशिश करती है। उसे थोड़ी झेप महसूस होती है, लेकिन चंद्र कहता है, तुम बहुत अच्छा ब्लॉग लिखती हो, इसलिए इसे जारी रखो। बात करते करते प्रीति उसे बताती है कि वो जो ट्रैवल ब्लॉगर है ना, वो उनका इंटरव्यू लेना चाहता है, इस कैफे में आना चाहता है। लेकिन चंद्र को ये सब पसंद नहीं है। प्रीति तब कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम्हें ये सब पसंद नहीं है, लेकिन भरोसा करो, ये हमारे कैफे के लिए अच्छा होगा, इसलिए प्लीज मना मत करो। तब वो कहता है, ठीक है, ये कैफे तुम्हारा है और मैं भी तुम्हारा हूँ, तुम जो कहोगी वही होगा। फिर वो प्रीति को अपनी जिंदगी में इस तरह रहने के लिए धन्यवाद देता है। वो कहता है, आज जो कुछ भी है वो सब मुझे तुम्हारी वजह से मिला है, इसलिए तुम मेरी जिंदगी में बहुत खास हो। इसके बाद वे दोनों थोड़ी रोमांटिक बातें करने लगते हैं। दोनों का रिश्ता बहुत प्यारा है, वे एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझकर चलते हैं। हालांकि यहाँ एक बात बता दें कि वे पति पत्नी नहीं हैं। इसके बाद किताबें टटोलते हुए प्रीति को एक डायरी मिलती है जिस पर सुधा का नाम लिखा था। इसे देखकर उसकी हंसी थोड़ी फीकी पड़ जाती है, लेकिन चंद्र को देखकर वो खुद को सामान्य रखने की कोशिश करती है। यहाँ से दृश्य फिर से अतीत में चला जाता है। दिखाया जाता है कि उस रात चंद्र और सुधा मिलकर अपने सोने की व्यवस्था कर रहे थे। सुधा तब कहती है, जानते हो, मैं समझ गई हूँ कि तुम इंजीनियरिंग से इतनी दूर क्यों आ गए। तुम्हारी किताबें और सामान देखकर मैं जो समझ पाई वो ये है कि तुम एक ड्रीमर हो, तुम जिंदगी में किसी चीज की तलाश में हो, है ना। लेकिन चंद्र इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता और उसे जल्दी काम खत्म करने को कहता है। तभी अचानक सुधा की नजर एक झूले पर पड़ती है। उसे देखते ही वो झूले पर बैठ जाती है और मजे से झूलने लगती है। फिर वो चंद्र से पूछती है, क्या तुम्हारे पास कोई ड्रिंक है? अगर अभी थोड़ा ड्रिंक करने को मिल जाए तो बुरा नहीं होगा। इसके बाद वे दोनों मिलकर ड्रिंक करने लगते हैं और कहते हैं कि साल में एक बार इस तरह ड्रिंक करना बहुत अच्छा लगता है। चंद्र कहता है, हाँ मुझे भी। तब सुधा थोड़ा शक भरी नजरों से चंद्र को देखती है, क्योंकि चंद्र के पास शराब की एक पूरी बोतल है और वो कह रहा है कि वो साल में एक बार पीता है। चंद्र तब कहता है, मैं असल में ज्यादा नहीं पीता, ये मेरे दोस्त की है। खैर, इसके बाद वे ड्रिंक करके अपनी अपनी बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद सुधा लेट जाती है और तभी वो चंद्र को आवाज देती है। चंद्र के जवाब देने पर सुधा कहती है, बस चेक कर रही थी कि तुम हो या चले गए। इसके बाद वो मस्ती करते हुए सो जाती है। यहाँ से दृश्य फिर से वर्तमान में आ जाता है। आज चंद्र को एक ट्रिप पर जाना है, इसलिए सुधा उसे प्यार से विदा करती है। इसके बाद वो राहिल से बात करने बैठती है और उनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि राहिल यहाँ पिछले 3 महीनों से आ रहा है और तभी से उनकी पहचान है। राहिल ने एक दिन प्रीति का ब्लॉग पढ़ा था और तभी वो समझ गया था कि प्रीति बहुत अच्छा लिखती है, इसलिए उसने पहले ही पब्लिशर से बात कर ली है। ये सुनकर प्रीति कहती है, क्या तुमने ऐसा क्यों किया? लिखना मेरा एक शौक है, मैं कोई पेशेवर लेखिका नहीं हूँ, मैं तो बुरी तरह फंस गई। राहिल तब कहता है, तो ये तो अच्छी बात है, तुम इसी के लिए बनी हो, बस मानना नहीं चाहती। इस तरह वे हल्की फुल्की बातें करते हैं। प्रीति अच्छी तरह समझती है कि राहिल उससे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देती। फिर भी उसके साथ उसका समय अच्छा बीतता है। दृश्य फिर से अतीत में चला जाता है। सुबह होते ही सुधा लैपटॉप लेकर अपने काम पर बैठ जाती है। चंद्र आकर देखता है कि उसने कॉफी बनाई है, लेकिन वो ठीक नहीं बनी है। इसलिए वो खुद जाकर अपनी पसंद की चाय बनाकर लाता है और वो चाय पीकर सुधा बहुत मंत्रमुग्ध हो जाती है। फिर वे दोनों मिलकर थोड़ी बातें करते हैं। उसी बीच सुधा कोर्ट जाने के लिए तैयार हो जाती है और उसे इतनी अच्छी चाय पिलाने के लिए वो चंद्र का हाथ पकड़कर धन्यवाद देने जाती है। और ठीक उसी समय चंद्र के घर की काम वाली बाई आ जाती है। वो उन्हें इस हालत में देखकर मुस्कुराने लगती है। चंद्र तब कहता है, दरअसल ये मेरी दोस्त नहीं है, बल्कि दोस्त की बहन है। फिर वो सच बता देता है कि ये सुधा है। काम वाली बाई भी समझ जाती है और फिर वो आकर सुधा से बहुत अच्छे से बात करती है और चंद्र से कहती है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं मकान मालिक को कुछ नहीं बताऊंगी, आप बेफिक्र रहिए।
चंद्र भी इससे खुश हो जाता है। चंद्र को 2 दिन के ऑफिशियल ट्रिप पर जाना है, इसलिए वो तैयार होकर निकलता है और सुधा उसे छोड़ने जाती है। लेकिन सुधा कहती है, मैं खुद चली जाऊंगी। जाते वक्त सुधा उसके करीब आती है और उसे प्यार से गले लगाती है। साफ पता चलता है कि दोनों एक दूसरे के प्रति काफी आकर्षित हो रहे हैं। इसके बाद सुधा चंद्र को विदा करके कोर्ट चली जाती है। वो अपना केस बहुत अच्छे से संभालती है, जिससे उसका क्लाइंट भी बहुत खुश होता है। तब उसका सीनियर आकर उसे बधाई देता है और कहता है, मुंबई में एक बहुत बड़ा वकील है, उसे तुम्हारे जैसे वकील की ज़रूरत है, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम आगे बढ़ा दिया है। अब सोच लो तुम्हें क्या करना है। ये सुनकर सुधा बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो पाती, क्योंकि अब उसका लगाव चंद्र से हो चुका है और वो इस बात को लेकर बहुत असमंजस में थी कि क्या करे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चंद्र अपने ऑफिशियल ट्रिप पर जा रहा था। तभी सुधा उसे अपने चाय के कप के साथ एक फोटो भेजती है। इसे देखकर वो मुस्कुराने लगता है। तब उसके सहकर्मी पूछते हैं, क्या बात है, उस लड़की का नाम तो बताओ। लेकिन चंद्र इस बात को हंसकर टाल देता है। हालांकि जो हो रहा था उससे उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसकी जिंदगी अब काफी रंगीन हो गई थी। उधर हम सुधा को देखते हैं, वो अपना काम तो कर रही थी, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था। और हम देखते हैं कि वो अभी भी चंद्र के घर पर ही है। वो चंद्र को उसके मुंबई वाले काम के बारे में बताने की कोशिश करती है कि उसका मुंबई का ऑफर पक्की तरह से मिल गया है, लेकिन चाहकर भी वो बता नहीं पाती। फिर वो पूरी रात बैठकर चंद्र की किताबें और सामान टटोलती रहती है। वहीं उसे चंद्र की बचपन की तस्वीरें मिलती हैं और वो उन्हें देखती है और तलाशते तलाशते उसे चंद्र की एक डायरी मिल जाती है, जिसे वो खोलकर पढ़ने लगती है। वहीं उसे एक सुंदर स्केच दिखाई देता है, जिसे चंद्र ने एक कैफे का बनाया था और जिस पर लिखा था ड्रीम कैफे। उसके ऊपर ही सुधा लिख देती है मुसाफिर्स, यानी शायद उसी मुसाफिर्स ड्रीम कैफे के नाम पर चंद्र ने अपना वो कैफे बनाया है। इसके बाद प्रीति काम से घर लौटती है और आते ही चंद्र से बातें करने लगती है। बातों बातों में चंद्र उससे कहता है, राहिल काफी दिलचस्प इंसान है। प्रीति तब कहती है, वो मेरा सिर्फ एक दोस्त है और कुछ नहीं। चंद्र कहता है, हाँ तो मैंने और क्या कहा। चंद्र ये भी समझता है कि राहिल उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। खैर, प्रीति तब कहती है, तुम तो पहले इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते थे। चंद्र कहता है, मैं सब पर ध्यान देता हूँ मैडम। वो कहता है, लोग इस मुसाफिर्स कैफे में आते तो हैं, लेकिन जाते जाते इस प्रीति कौशिक के फैन क्लब के हमेशा के लिए पक्के मेंबर बन जाते हैं। फिर प्रीति पूछती है, और इस फैन क्लब में तुम्हारी क्या भूमिका है। चंद्र कहता हूँ, मैं तो फाउंडर हूँ। प्रीति कहती है, अच्छा ऐसा क्या, अच्छा सुनो, ये सब छोड़ो, अगर अगली बार जलन हो तो मुझे पहले ही बता देना। चंद्र कहता है, जलन, मुझे कभी नहीं, क्योंकि मेरे पास जो है वो हकीकत है। राहिल के लिए ये सब सिर्फ एक सपना है, समझी। इसके बाद प्रीति उसे एक स्केच दिखाती है। वो उनके इस कैफे को और बड़ा बनाना चाहती है, लेकिन चंद्र को इसको लेकर पूरा भरोसा नहीं होता। पर प्रीति उसे हिम्मत बंधाती है। दृश्य फिर से अतीत में चला जाता है। देखा जाता है कि सुधा चंद्र को वीडियो कॉल करती है और बताती है कि वो उसे बहुत मिस कर रही है। दोनों के मन में लड्डू फूट रहे थे। वे एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए थे। हालांकि वे एक दूसरे से दूर रहना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। सुधा तो चंद्र की यादों में ही रात को सो जाती है। सुबह उठकर वो उसे फिर से बताने की कोशिश करती है कि उसे मुंबई का ऑफर मिल गया है, लेकिन फिर भी वो बता नहीं पाती। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। सुधा आकर दरवाजा खोलती है तो देखती है कि चंद्र सामने खड़ा है। वो उसे देखकर हैरान रह जाती है और पूछती है, तुम्हें तो कल आना था, आज ही आ गए। चंद्र कहता है, दरअसल ये देखने आया था कि तुम कहीं भाग तो नहीं गई। असल में दोनों एक दूसरे को बहुत याद कर रहे थे, इसलिए वे ज्यादा दिन दूर नहीं रह सके। इसके बाद वे दोनों कुछ देर साथ समय बिताते हैं। तभी चंद्र की माँ का फोन आता है और सुधा पोहा बनाने चली जाती है। बात करते करते अचानक चंद्र के सामने सुधा का वो ऑफर लेटर आ जाता है, जिसके बारे में सुधा उसे बताना चाहती थी पर बता नहीं पाई थी। इसलिए चंद्र भी उसे कुछ नहीं कहता। चुपचाप वो कागज वही रख देता है। फिर वो किचन में आता है और देखता है कि सुधा बड़े मन से खाना बना रही है। तब वो अपनी स्पेशल कॉफ़ी बनाने आता है, जिसे देखकर सुधा की भी इच्छा होती है कि वो भी सीखे। इसलिए वो सुधा को अपने हाथों से कॉफ़ी बनाना सिखाने लगता है। इसी बीच वे दोनों थोड़े रोमांटिक हो जाते हैं। इसके बाद वे दोनों साथ में नाश्ता करने बैठते हैं। तब चंद्र कहता है, आज ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। सुधा कहती है, सच, क्या बात है, बताओ तो।
चंद्र कहता है, आज पोहा बहुत अच्छा बना है। ये सुनकर सुधा को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, तुम लड़के लोग कभी सीधे तरीके से अपनी बात क्यों नहीं कह सकते? ये भी तो कह सकते थे कि आज तुम्हारे लिए मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। ऐसा कहने में तुम लोगों को क्या परेशानी होती है? हाँ। उसकी बात सुनकर चंद्र हंसने लगता है। फिर सुधा बताती है, मेरी रूममेट गार्गी मुझे बार बार फोन कर रही है, इसलिए मुझे शायद अब जाना होगा। ये वही गार्गी है जिसके साथ उसकी लड़ाई हो गई थी और वो घर छोड़कर आ गई थी। वो उसकी बहुत अच्छी दोस्त भी है। सुधा के जाने की बात सुनकर चंद्र का मन उदास हो जाता है। तब सुधा कहती है, पर मैं सोच रही हूँ कि यहाँ कुछ दिन और रुक जाऊं। ये सुनकर चंद्र बहुत खुश हो जाता है। फिर वे दोनों अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद देखा जाता है कि सुधा से उसकी सहेली गार्गी मिलने आती है। दोनों के बीच की सारी अनबन खत्म हो चुकी है। गार्गी उससे कहती है, तुम्हें इतना अच्छा ऑफर मिला है तो तुम यहाँ से मुंबई क्यों नहीं जा रही हो? सुधा तब कहती है, दरअसल यहाँ की चाय से प्यार हो गया है इसलिए। ये सुनकर गार्गी समझ जाती है कि उसकी सहेली को प्यार हो गया है, इसलिए वो उस लड़के के बारे में सब कुछ पूछती है। सुधा भी खुशी खुशी उसे चंद्र के बारे में बता देती है। उधर हम चंद्र को देखते हैं। उसे भोपाल छोड़कर किसी दूसरी जगह ट्रेनिंग पर जाना था। ये बहुत बड़ा मौका था, लेकिन वो अपने बॉस से कहता है, मैं कुछ दिन भोपाल से ही काम करना चाहता हूँ। कार्तिक मेरी जगह ट्रेनिंग पर चला जाए। वो भी सुधा की तरह यहाँ से तुरंत जाना नहीं चाहता था। वो सुधा के साथ और वक्त बिताना चाहता था। चंद्र की ये बात सुनकर उसके सहकर्मी भी समझ जाते हैं कि वो पूरी तरह प्यार में डूबा हुआ है, इसलिए वे भी कुछ नहीं कहते। उधर सुधा और गार्गी बात कर रहे थे, तभी चंद्र वहां आ जाता है। उसे देखकर सुधा हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने यहाँ उसके आने की उम्मीद नहीं की थी। तभी सुधा दौड़कर उसके पास आती है और कहती है, अरे तुम यहाँ? चंद्र बताता है, अपनी फ्लैटमेट को लेने आया हूँ। सुधा कहती है, अच्छा ऐसा क्या? चलो गार्गी से मिलवाती हूँ। ये सुनकर चंद्र खुद को थोड़ा ठीक करने लगता है। ये देखकर सुधा पूछती है, क्या बात है, गार्गी को इम्प्रेस करने का इरादा है क्या? चंद्र कहता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि किसी लड़की के दिल तक पहुंचना हो तो उसकी सहेली को इम्प्रेस करना ही पड़ता है। ये सुनकर सुधा को बहुत हंसी आती है। इसके बाद चंद्र गार्गी से मिलता है। दोनों की बातचीत काफी अच्छी होती है। गार्गी के जाने के बाद वे दोनों घूमने निकल जाते हैं। वे एक जगह बैठते हैं। शायद सुधा ने कुछ ज्यादा तीखा खा लिया था, जिससे उसकी हालत खराब हो रही थी। तभी उसका ध्यान जाता है कि थोड़ी दूर वही लड़का खड़ा है जिससे वो उस दिन मिलने आई थी। इसलिए वो बार बार छुपने की कोशिश करती है ताकि वो लड़का उसे न देख ले, और चंद्र को भी ऐसा ही करने को कहती है। लेकिन चंद्र उसी लड़के को आवाज दे देता है और उसकी मुलाकात सुधा से करवा देता है। उस लड़के के साथ उसकी मंगेतर भी थी। फिर भी वो लड़का आकर सुधा से अच्छे से बात करता है। और यही हमें ये भी पता चलता है कि सुधा की माँ से उस लड़के की माँ की भी बात हुई थी। ये सब सुनकर लड़के की मंगेतर को शक होने लगता है और वो पूछती है, क्या बात है, तुम दोनों की मुलाकात कैसे हुई? और तुम्हारी या सुधा की माँ तुम्हें कैसे जानती है? सुधा के साथ जो उसकी शादी की बात चल रही थी और उस दिन वे जो मिलने गए थे, वो बात यहाँ नहीं बताई जा सकती थी, वरना उसकी मंगेतर न जाने क्या करती। न तो वो और न ही सुधा इस स्थिति को संभाल पा रही थी। तभी चंद्र किसी तरह बात को संभाल लेता है। इसके बाद वो लड़का अपनी मंगेतर को लेकर वहां से चला जाता है। तब सुधा और चंद्र आपस में बातें करने लगते हैं। सुधा चंद्र से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है, लेकिन चंद्र बात टालना चाहता है। सुधा कहती है, अरे बताओ ना, गर्लफ्रेंड हो सकती है। चंद्र तब कहता है, असल में गर्लफ्रेंड है। ये सुनते ही सुधा भड़क जाती है। ओह, मेरे साथ बैठकर तीखा पानी पूरी खाओगे और गर्लफ्रेंड भी रखोगे? ये नहीं चलेगा। तब चंद्र कहता है, अरे एक्स गर्लफ्रेंड, दरअसल गर्लफ्रेंड होने का एहसास कैसा होता है, इसलिए वैसा कह दिया। सुधा शांत होती है और कहती है, अच्छा ठीक है, तुम्हारी कहानी सुनूंगी, लेकिन ऐसे सुनने में मजा नहीं आएगा। घर चलकर ड्रिंक करते हुए सुनेंगे। फिर वे दोनों घर जाते हैं और ड्रिंक करते हुए चंद्र अपनी कहानी सुनाता है कि बहुत पहले उसकी एक गर्लफ्रेंड थी और उसी गर्लफ्रेंड के लिए उसने अपने पिता से लाखों रुपए लेकर विदेश गया था। उसकी गर्लफ्रेंड तो पढ़ाई करने गई थी, लेकिन वो उसके साथ गया था। पर वहां जाकर उसकी गर्लफ्रेंड को किसी और से प्यार हो गया और फिर वो बेचारा टूटा हुआ दिल लेकर देश लौट आया। उसके पिता को उस पर बहुत गुस्सा आया था और गुस्सा आना लाजिमी भी था। बिना वजह उसके लिए इतने सारे पैसे बर्बाद हुए थे। इसलिए बाद में मैंने मेहनत करके वो पैसा अपने पिता को लौटा दिया। लेकिन उसके बाद से मेरी माँ मेरे पीछे पड़ गई। इसी वजह से वो हर वक्त शादी की रट लगाए रखती है। फिर चंद्र सुधा से पूछता है, तुम क्यों शादी नहीं करना चाहती? ठीक से बताओ तो। मेरे बारे में तो सब जान चुकी हो, अब अपने बारे में भी कुछ बताओ।
सुधा अपनी कहानी सुनाती है कि बचपन में जब उसके पिता थे तब उसके बहुत बड़े बड़े सपने थे। उसके पिता भी उसकी बहुत सराहना करते थे। उसके पिता बस एक ही बात कहते थे, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लेकर आओ, मैं तुम्हें विदेश भेजूंगा। सुधा कहती है, मेरा विदेश जाना तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने अपने पिता की बात रखी, बहुत अच्छे से पढ़ाई की और अच्छे नंबर भी लेकर आई। और अब देखो, मैं एक वकील हूँ, वो भी भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और चंद्र, मैं यही रुकना नहीं चाहती, मैं जिंदगी में और भी बहुत कुछ हासिल करना चाहती हूँ। ये सब सुनने के बाद चंद्र पूछता है, सब समझ गया, पर तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड थे? सुधा कहती है, थे तो कई, लेकिन किसी को भी अपने मन मुताबिक नहीं पाया। और वे लोग भी सिर्फ शादी करना चाहते थे, जो मुझे मंजूर नहीं था। इसलिए एक दिन उन्होंने भी मुझे छोड़ दिया और मैंने भी उन्हें बाय बाय कह दिया। इस बात पर दोनों खूब हंसते मजाक करते हैं। फिर बातों बातों में चंद्र पूछता है, तो भोपाल से कब जा रही हो? ये सुनकर सुधा हैरान हो जाती है। चंद्र पूछता है, क्यों, तुम मुंबई नहीं जा रही हो? सुधा कहती है, सोच रही हूँ, अभी पक्का नहीं है क्या करूंगी। चंद्र तब कहता है, देखो सॉरी, मैंने गलती से तुम्हारा ऑफर लेटर देख लिया था, मेज पर ही रखा था, इसलिए मुझे गलत मत समझना। और मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ कि ये तुम्हारे करियर के लिए कितना बड़ा मौका है। इसके बाद वो उसे बधाई देता है। लेकिन सुधा सोच में पड़ जाती है और पूछती है, अगर मैं चली जाऊंगी तो क्या तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? चंद्र इस बात का कोई जवाब नहीं देता। तब सुधा कहती है, अच्छा, मैं तुमसे एक बात कन्फेस करना चाहती हूँ। मैंने असल में उस दिन तुम्हारी डायरी ढूंढ ली थी। फिर वो उसे उस कैफे का स्केच दिखाती है और पूछती है, क्या इस कैफे के बारे में तुम गंभीर हो या फिर ऐसे ही बना दिया था? चंद्र कहता है, ये मेरा सबसे बड़ा सपना है। फिर वो बताता है कि बचपन में वो जब अपने दादाजी के साथ कैफे जाता था तो उसके दादाजी घंटों वहां बैठे रहते थे और जाने वाले सभी लोग उनके साथ बात करके जाते थे। मुझे वो बात बहुत अच्छी लगती थी और मेरे दादाजी भी वहाँ बहुत खुश रहते थे। तभी से मेरे दिमाग में एक ऐसा कैफ़े बनाने का विचार आया जहाँ लोग आकर कुछ देर के लिए ही सही खुशियों भरे पल बिता सकें। तब सुधा उसे दिखाती है, देखो मैंने तुम्हारे इस ड्रीम कैफ़े को एक नाम दिया है, मुसाफिर्स, बताओ कैसा लगा? ये देखकर चंद्र बहुत खुश होता है, उसे भी ये नाम बहुत पसंद आता है। हम समझ जाते हैं कि शायद उसके बाद ही इस मुसाफिर्स कैफ़े की शुरुआत हुई थी। दृश्य वर्तमान में आ जाता है। हम उस ट्रैवल ब्लॉगर को देखते हैं जो चंद्र और प्रीति का इंटरव्यू लेना चाहता था। वो आज उनका इंटरव्यू ले रहा है इस कैफे के बारे में और उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। वो चंद्र से पूछता है, इस कैफे का नाम मुसाफिर्स कैफे कैसे पड़ा? चंद्र बताता है, ये नाम मुझे कई साल पहले किसी ने गिफ्ट किया था। फिर वे इस कैफे के बारे में और भी कई बातें बताते हैं। वे ये भी बताते हैं कि उनकी मुलाकात कैसे हुई थी और उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है, बल्कि वे एक दूसरे के जीवन के हमसफर हैं। ये सब सुनकर वो ब्लॉगर लड़की भी बहुत खुश होती है। यहाँ से दृश्य फिर से अतीत में लौटता है और इस बार सुधा ये फैसला कर लेती है कि वो भोपाल में कुछ और दिन रहना चाहती है। इसलिए वो अपने सीनियर को एक मेल भेज देती है। ये सब वो सिर्फ चंद्र के लिए कर रही थी। वो गार्गी को भी बता देती है कि वो अभी मुंबई नहीं जा रही है। फिर वो चंद्र के पास आती है और प्यार से उसे गले लगाती है। उनका रास्ता किस तरफ जाएगा वे नहीं जानते, लेकिन वे इस पल को पूरी तरह जीना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ खूबसूरत यादें बनाना चाहते हैं। दृश्य फिर से वर्तमान में आ जाता है। हम उस राहिल को देखते हैं जो एक लेखक भी था और इस मुसाफिर्स कैफे में आकर अक्सर अपनी कहानियां सुनाता था और सभी लोग बहुत चाव से उसकी कहानी सुनते थे। आज वो यहाँ प्यार के बारे में कहानी सुना रहा था और ये सब चंद्र और प्रीति भी सुन रहे थे। लेकिन इन बातों को सुनकर चंद्र थोड़ा खोया खोया सा हो जाता है और वहां से चला जाता है। प्रीति भी इस बात को नोटिस करती है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। तभी देखा जाता है कि चंद्र बहुत मन लगाकर एक डिश तैयार कर रहा होता है। तभी प्रीति वहां आ जाती है। वो आते ही कहती है, ये जो माँ का फोन आ रहा है, इसका मतलब तुमने जरूर उनका फोन काट दिया होगा, तभी वो मुझे फोन कर रही हैं। इसके बाद वो फोन उठाती है और तभी दृश्य फिर से अतीत में चला जाता है। दिखाया जाता है कि चंद्र अपनी माँ से फोन पर बात कर रहा था। उसकी माँ अभी भी शादी की बात कर रही थी। वो उसे एक लड़की की तस्वीर देखने के लिए कहती है, लेकिन चंद्र बार बार मना करता रहता है। वहीं पास बैठी सुधा उसके साथ मजे लेने लगती है और कहती है, देखो ना लड़की कैसी है। वो जब ऐसा कहती है तो चंद्र किसी तरह उसे चुप कराता है और माँ से बात खत्म करके फोन काट देता है, क्योंकि वो अभी किसी भी हाल में शादी नहीं करना चाहता। फिर सुधा उससे कहती है, एक बार मिलने में क्या हर्ज था? चंद्र कहता है, नहीं, मैं नहीं मिलूंगा।
सुधा कहती है, तो कम से कम मुझे उस लड़की की प्रोफाइल ही दिखा दो, एक बार फोटो दिखाओ। लेकिन चंद्र कहता है, नहीं, मैं कुछ नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम पहले उस लड़की की प्रोफाइल देखोगी, उसकी तस्वीर देखकर उसे जज करोगे, फिर मुझे मनाओगे कि किसी तरह जाकर मिल लूं, और जब मैं मिलने जाऊंगा तब तुम पास बैठकर ये तमाशा देखोगी, है ना? मुझे अच्छी तरह पता है, मैं तुम्हें तस्वीर बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा। सुधा ये सुनकर उससे जिद करने लगती है। वो जबरदस्ती उसका फोन छीन लेती है और फिर दोनों के बीच मस्ती भरी नोक-झोंक शुरू हो जाती है। फिर चंद्र उससे कहती है, मुझे तो अब लगता है कि मेरी जिंदगी में और किसी की जरूरत ही नहीं है। सुधा पूछती है, क्यों भाई, कोई मिल गया है क्या? कौन है वो अप्सरा? चंद्र तब कहता है, ये जो लड़की मेरे पूरे घर पर कब्जा करके बैठी है, कभी पॉपकॉर्न बनाती है, मुझे कुछ न कुछ बनाकर खिलाती है, मेरी टी शर्ट पहनती है और मेरे पूरे सजे सजाए घर को एकदम बिखेर कर रख देती है। यानी दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, बहुत प्यार करते थे, लेकिन सीधे तौर पर कभी नहीं कहते थे। सुधा उसकी ये बातें सुनकर झटके से उठ बैठती है और कहती है, क्या कहा तुमने? मैं घर बिखेर कर रखती हूँ? और मैंने तुम्हारी टी शर्ट कब पहनी? मैं तुम्हारी टी शर्ट नहीं पहनती, समझ गए? तब चंद्र उसे दिखाते हुए कहता है, अभी उसने जो टी शर्ट पहनी है वो उसी की है। सुधा तब कहती है, ओह, इसकी बात अलग है, ये मुझे पसंद आ गई है और बहुत आरामदायक है, इसलिए मैंने पहनी है। इस तरह वे हंसी मजाक करते हुए अपना समय बिताते हैं। इसके बाद दोनों जल्दी जल्दी तैयार होने लगते हैं, क्योंकि उन्हें अपने अपने काम के लिए निकलना होता है। जब चंद्र तैयार हो रहा होता है, तभी उनके घर का काम करने वाली बाई सारा काम करके जाने लगती है। ये देखकर चंद्र उसे रोकता है और पूछता है, किसी ने कुछ पूछा तो नहीं? वो बाई कहती है, हाँ पूछा था, पड़ोस की आंटी ने पूछा था, तो मैंने कह दिया कि ये आपकी चचेरी बहन है। ये सुनकर चंद्र बहुत खुश होता है और कहता है, सच? मान ली तुम्हारी बात। वो बाई कहती है, ये तो कह नहीं सकती, क्या मैं जाकर दोबारा पूछूं? चंद्र कहता है, अरे अरे नहीं, रहने दो, अब और पूछने की जरूरत नहीं है। फिर सुधा जब वहां आती है तो चंद्र उससे कहता है, अच्छा, आज काम से छुट्टी नहीं ले सकती हो? सुधा कहती है, आज मुमकिन नहीं है, आज मेरी एक ज़रूरी मीटिंग है, वहाँ जाना ही होगा। लेकिन हाँ, हमारा प्लान कैंसिल नहीं हो रहा है, वो ज़रूर होगा। ये सुनकर चंद्र बहुत खुश होता है।